यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। पढ़ाई कर रहे हो साथ में मेरे पढ़ाने के बाद? बुक तो सभी के पास होगी ये। यस सब पीछे का भी एक बार देख लेना सर, थोड़ा आगे का भी थोड़ा बहुत। तो सही है सर, मतलब सही जगह। ठीक है, बाकी 28 हो गई है ना, 15 के नज़दीक पहुँच रहे हैं हम लोग। तैयारी करते रहो आप लोग। यस सर। देखिए सिक्किम का हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। अभी हम लोग मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे किस तरीके के, ये कौन पूछ रहा है कि क्लास होगी या नहीं होगी? देखा एक मैसेज कर रहा है कि मेरे जियो फ़ोन में क्लास नहीं चल पा रही है सर। बताओ जियो फ़ोन में कहाँ क्लास चलवाएं हम? सर सब आप ही करके दे दीजिए ना, क्या करना है। वो कल भी मेरे को फ़ोन किया सर, हमारे जियो फ़ोन में क्लास नहीं चल पा रही है। तो मैंने कहा यार नहीं चल पाएगी यार जियो फ़ोन में, तो आज भी सेम बात बोल रहे हैं। भाई छोटा फोन होगा। हाँ छोटा ही मतलब, हाँ डेफिनेटली जियो फ़ोन में तो दिक्कत आएगी ना वो छोटे फ़ोन में तो। और उसमें दिखेगा भी क्या, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि दिखेगा भी क्या, अगर मान लो चला भी लोगे क्लास, दिखेगा क्या उसके अंदर? कुछ नहीं। नहीं सर, ये व्हाट्सएप पे जो आप लिंक भेजते हो ना, वो खुलती नहीं है। व्हाट्सएप पे जो लिंक भेजते हो वो खुलती नहीं है, क्यों? पता नहीं सर, मेरे दूसरे वाले फ़ोन में तो खुल जाती थी, इस वाले फ़ोन में खुल नहीं रही है। तो ये टेलीग्राम से ज्वाइन करवाऊंगी। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह ज्वाइन कर लो, हर जगह भेजते ही हैं, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे। सर वो एक्चुअली जो अंदर सेटिंग में सर लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है सर, वो एक्टिवेटेड नहीं हुआ है इसलिए। अरे हाँ, वो जब तक लिंक अलग तरीके फॉन्ट में लिखा हुआ नहीं आया तो खुलेगा नहीं। तो वो होता है कई जगह, कई फ़ोन में होता है, तो उसमें आप लिंक को एक्टिवेट करिए उसमें सेटिंग्स में जाके, है ना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे तो आ ही रहा है ना, वहाँ से ओपन कर लो। इसीलिए तो सब सारे सारे प्लेटफॉर्म खोले हुए हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ पर भी हो जाए। तो देखिए अच्छा, आज का स्टेटस क्या है ओमिक्रॉन को, किसी को आइडिया है क्या रहा आज? जैसे दिल्ली में तो मेरे को लग रहा है हालात नाजुक होने ही वाले हैं। तो किस चीज का? कोरोना वायरस ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन नो सर, ठीक ही चल रहा है लाइक। हाँ लेकिन रात में मतलब 9 बजे के बाद सर लाइक यूपी में तो सर वो हो गया है, लागू हो गया कि 9 से सुबह 6 बजे तक वो होगा, लाइक लॉकडाउन लगा रहेगा ऐसा। दिल्ली में भी सुनने में आ रहा है कि कर दिया क्लोज आज। अच्छा सुबह मतलब लाइक रात में कि अभी सुबह भी? रात रात का शायद, अच्छा क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। 500 से ज्यादा। सर ये तो ज्यादा नहीं, मतलब लाइक पहले से तो माइल्ड है ये कि सर पहले से वैरायटीज की हाई है। देखो मेरे को तो ये लगता है ना कि सब लोग तुक्के मार रहे हैं अपने अपने। अच्छा किसी को मैं पेपर पढ़ता हूँ ना, मैं 3 पेपर पढ़ता हूँ, तीनों पेपर में अलग अलग खबर आ रही है। कोई बोल रहा है बहुत माइल्ड है, एक पेपर में लिखा हुआ है कि सिम्टम्स ही नहीं है, बोल रहे हैं सिंपल कोल्ड एंड कफ है, फिर बोल रहा है नहीं नहीं, एक बोल रहा है सीवियर है। एक कोई इंडियन रिसर्चर है वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा, एक यूएस रिसर्चर है बोल रहा है कुछ नहीं है, ये तो इंडिया को बूस्ट करेगा इकोनॉमी को। अरे मैं पता नहीं क्या लोग बोल रहे हैं। तो सब लोग अपने मन में जो आ रहा है ना अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। ओके तो ऐसा कुछ लगता है मेरे को कि कुछ नहीं है, सब थ्योरी अपनी अपनी चल रही है यहाँ पे। चलो देखते हैं जो भी होगा, लेट्स सी, मालूम चल ही जाएगा। बाकी पढ़ाई करो, अगर लॉकडाउन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसे मतलब वायरल मत कर देना इस चीज़ को। आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छी, आप लोगों के लिए इस सेंस में अच्छी बात है कि घर पे पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं सर यूपीएससी के लिए तो ठीक है सर, बट हाँ जाते सर और भी स्टेट्स की सर जॉब्स आ रही है सर, समझिए ना बात को सर। एक हाँ जॉब लेने के बाद सर फिर तैयारी करना इस काइंड ऑफ इजी रहता है, तो सर वो चीज़ एक्चुअली। हाँ ये बात तो है, मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात बोले तो ठीक है, अदरवाइज हाँ कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी खराब, थोड़ी क्या बहुत खराब बात है ये। चलो क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे यूपी में सर लगातार मतलब एग्जाम्स का सर है फ्लो सर, वो सारी चीज। नहीं यूपी तो इलेक्शन, वो इलेक्शन के एग्जाम तो अभी होंगे ना, उसकी तो फिक्र ही मत करो आप, एग्जाम तो होगा। भले उनको 1-1 किलोमीटर दूर क्यों ना बैठाने पड़े, लोग एग्जाम तो कराएंगे। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिक्किम तक कर चुके थे, अब देखते हैं हम लोग कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कैसे स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो एक तो ये समझ लो कि देखो गोवा तो अलग ही तरह के लोग रह रहे थे पहले से वहाँ पे, पुर्तगीज़ और डच और फ्रांसीसी टाइप के लोग थे वहाँ पे, तो उनका अलग कल्चर था, तो इसलिए उनको लिबर्टी देनी पड़ी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ही एक तरीके से अलग ही दुनिया है वो,
तो वहाँ की ट्राइबल लोगों को भी कुछ उनकी डिमांड्स थी, तो उनको भी अलग से बेनिफिट देने पड़े थे हम लोगों को, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन 1987 3 न्यू स्टेट्स ऑफ मिजोरम, 14 अरुणाचल प्रदेश 15 एंड गोवा 16, ये नंबर दिया हुआ है ना, मिजोरम 14, ये सब कुछ नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये बने, और इनके लिए जो डिवीज़न हुआ तो इन्हें स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी बोल रहे हैं ये भी नंबर याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि 23, 24, 25 कौन था, बस आप ध्यान रखो कि स्टेट बनी। द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वॉज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ ए फुल स्टेट एज अ सिक्वल टू द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। यानी ये क्या होता है, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपस में एग्रीमेंट, यानी नया एरिया है, उसका जो भी लीडर होगा उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन कर लिया, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम। ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भी होता है, कि आपस में पीस बनी रहे, इसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। और इसमें जो मेन पार्टी थी मिजोरम की वो थी मिजो नेशनल फ्रंट, इस तरीके से ग्रुप मान लो पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सभी लोगों में एकदम से हाँ नहीं होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रही, कुछ इंसर्जेंसीज रहे, फाइट होती रही 2-3-20 सालों तक, बट इतना बड़ा कोई इशू बना नहीं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हैड ऑल्सो बीन अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1972। द स्टेट ऑफ गोवा वॉज क्रिएटेड बाई सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी गोवा, दमन एंड दीव। तो पहले तो यूटी में आता था गोवा, फिर बाद में गोवा को अलग से स्टेट बनाया गया। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान, सर एएफएसपीए सर इन्हीं इंसर्जेंसीज पे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इन्हीं पर लगता है, ठीक है। तो वो भी कहानी पढ़ेंगे, वो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें चल रही थी। तो अरुणाचल प्रदेश, इनमें थोड़ी दिक्कत ये थी कि ट्राइबल लोग थे और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया उनके मतलब एक तरीके से वो इंडिया में मर्ज हो, अलग अलग अपने कंसर्न्स थे, उसकी वजह से फाइट हुई। हालांकि अभी शॉर्ट में समझना हमको, इनकी डिटेल आएगी आगे, डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा कुछ नए स्टेट्स बनाए गए जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में बनाए गए थे, सन 2000 के अंदर 3 स्टेट्स। तो आपको मालूम ही है, तो नाम सुने होंगे आप, छत्तीसगढ़ एमपी से, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड किससे बनाया गया होगा, बिहार से, ठीक है। तो ये सारे स्टेट जो स्टेट बने नए, ये रिसोर्स वाले एरिया थे, रिसोर्स वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर न्यू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड were created out of the territories of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar respectively. These became 26, 27, 28 state of the union territory, मतलब इंडिया के बन गए 28 तक। फिर 29 कौन सा बन गया अपना, तेलंगाना, है ना। अब ये पुरानी कहानी है, फिर उसके बाद अभी आपको मालूम ही है कि तोड़ फोड़ दी और फिर कुछ अलग चेंज कर दिया। तो यहाँ तक हमारे 29 थे। अगर कोई 2014 में हमसे पूछता कि कितने स्टेट थे तो हम लोग कितने बोलते हैं, 29, ठीक है। तेलंगाना किस में से बनाया गया था, आंध्र प्रदेश में से बनाया गया था। और ध्यान रखो ये वही स्टेट था जो पहला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाया गया था, है ना। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जो पहला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाए गए थे। द आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 फॉर्म द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया नोन एज द स्टेट ऑफ आंध्रा बाई टेकिंग आउट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ये सब बताना चाह रहा कि तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया थे मद्रास वाले एरिया के, वहाँ पे ये बनाया गया। और Kurnool was the capital of Andhra Pradesh and the state high court was established in Guntur। ऐसा सोचा गया था, ठीक है ना, कि कुरनूल और गुंटूर बनाया जाएगा। लेकिन हुआ आगे क्या, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्रा स्टेट टू क्रिएट द एनलार्ज्ड आंध्र स्टेट। द कैपिटल ऑफ स्टेट वॉज शिफ्टेड टू हैदराबाद। अब ये पहले की बात बताना चाह रहा है, 1956 की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जब ये मर्ज की गई थी तो उसकी कैपिटल क्या बनी थी, हैदराबाद स्टेट की। अगेन द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 बाइफरकेट द आंध्र प्रदेश इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स, नेमली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। दोबारा से वही एक्ट बस 2014 में बना, उससे हुआ क्या, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया। और आपको मालूम ही होगी कैपिटल अभी हैदराबाद अभी तो है कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में की कैपिटल चेंज हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी एक की कैपिटल, ठीक है। बट अभी वो डेवलप हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। अगला है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये भी 2019 में हुआ है जस्ट, ठीक है। टिल 2019 द erstwhile state of Jammu and Kashmir had its own constitution and thus enjoyed a special status by virtue of Article 370। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर
अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग भी डिफरेंट टाइप का था और कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए थे। कौन से बेसिस पर? आर्टिकल 370 के बेसिस पर। लेकिन 2019 में ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। तो ये थोड़ा पढ़ लेना कि स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश किया गया बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, सीधे प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया, वो ख़त्म हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन application of Jammu and Kashmir order 2019, this order superseded the earlier order known as the constitutional application of Jammu and Kashmir order 1954। यानी 1954 में जो ऑर्डर दिया गया था ना, उसको उसने सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड यानी इसके ऊपर ये नया रूल इम्प्लीमेंट कर दिया गया। The 2019 order extended all the provisions of the Constitution of India to Jammu and Kashmir also। कहने का मतलब ये हुआ कि 2019 में जो ऑर्डर निकाला गया, जो ऑर्डर दिया गया, उसका बोल दिया गया कि पूरी की पूरी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी, यानी सब वो चीज़ें फॉलो हो जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। हाउ एवर द इन ऑपरेटिव आर्टिकल 370 कंटिन्यूज टू रिमेन इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें बोल दिया गया कि हालांकि आर्टिकल नहीं हटा रहे हैं, वो इन ऑपरेटिव हो जाएगा, उसको काम में नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभी भी आर्टिकल उसमें रहेगा। फर्दर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcate the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two separate union territories। अब देखो, अगर जम्मू एंड कश्मीर एक साथ बना रहता ना, तो फ्यूचर में यहाँ के लोग डिमांड कर सकते थे कि नहीं, हमें तो दोबारा से वही प्रिविलेजेस चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दिमाग लगाया किया गया, उन्होंने इसके दो पार्ट कर दिए, दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी जम्मू एंड कश्मीर। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और आगे जाके उन्होंने क्या किया, लद्दाख का मामला भी सेटल कर दिया कि यूनियन टेरिटरी भी बना दिया लद्दाख को। अब इसे हुआ क्या कि अब यूनिटी रही नहीं, है ना, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना यूनिटी के साथ, वो अब यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएंगी। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर comprises ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट द करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट विच गेव गोन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर जो डिस्प्यूट, जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक जगह थी ना, करगिल और लेह, वो कहाँ मर्ज कर दी गई, लद्दाख के अंदर। तो दो चीज़ें यहाँ मर्ज कर दी गई, बाकी अलग अलग कर दिया। 10 The number of states and union territories increased from 14 and 16 in 1956 to 28 and 9 in 2019 respectively। अब ये वही याद कर लेना, और अब भी कोई अगर भूल जाए ना, तो फिर वही है, ठंडा पानी लो, कटोरी में भरो और नाक में डाल लो, उसे बोलते हैं कटोरी भर पानी में डूब मरना। ठीक है, तो करना क्या है, अब ये ध्यान रखिएगा कि 2019 से अभी की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आते हैं चेंज ऑफ नेम्स। म्यूट कर लो, पूछना है तो बताइए, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए। हाँ, चेंज। ये सर जो आप बोल रहे हो यूनियन और स्टेट, सर आज ही मैंने कहीं पढ़ा 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है सर। आज? सच्ची? हाँ सर, मैगजीन में शायद मैंने कहीं पढ़ा। ठीक है। हाँ, वो दमन-दीव और सर वो दादरा नगर हवेली वाला जो आया था ना सर, ये नया वाला स्टेट वाला है, बिल्कुल दोनों मर्जर हो गया ना। तो क्या वो फाइनल हो चुका है? ये प्रपोज्ड है? सर फाइनलाइज्ड है। ठीक है सर ये 2019 का है ना सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सर आप एक बार कंफर्म करो ना सर। देखो, अपने तो क्या करना है, जो बुक बोल रही है और जो एनसीईआरटी बोल रही है, और जब उसके अलावा करंट पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। सर एक्चुअली जो सर इसका नया वाला एडिशन है ना सर, 7th एडिशन, सर उसमें मतलब ये लिखा हुआ है सर 28 स्टेट प्लस सर 8 यूटीज। ठीक है सर, और ये जो एक साल ही पुराना वाला है ना सर, ये 2020 का सब प्रिंटेड है ना, तो सर इसमें जो है अभी तक सर वो मटेरियल नहीं डाला गया सर, इसलिए ऐसा है। तो बस ठीक है फिर। तो जो बच गया, जो मर्ज हुआ है, वो कौन सा मर्ज हुआ है? सर दमन-दीव और दादरा एवं नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। यस सर। ठीक है, तो अभी 28 और 8 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यही हो गया ना, 28 और 8, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। सर मैंने ना ये नवंबर के विजन के मैगजीन में पढ़ा सर, पॉलिटी के। तो आप एक बार देखना, पहला ही पेज में सर मैंने आज पढ़ा। गुड।
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 ही है, बिल्कुल सही है। ओके सर, थैंक यू सर। बस स्टेट मत भूल जाना, स्टेट यही है, ठीक है, स्टेट चेंज नहीं हुई है। पहले भी दादरा नागर हवेली और जो दमन दीव थे ना वो मर्ज ही थे, उनको फिर सेपरेट किया गया था, अब दोबारा से उनको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो 8 तो वो करंट में मिल जाएगा अपन लोगों को, ठीक है ना। बाकी इस बुक में यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि 28 और 9 है, जो कि करेक्ट करके हमें कितना कर लेना है, 8 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 28 एंड 8 डन। अब एक चीज़ तो ये हो गई, हालांकि करंट में हम लोग पढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही एक चीज़ बताना था चाह रहा था मेरे को, करंट में कल एक चीज़ आई थी पेपर के अंदर, हाँ, कि अब जम्मू एंड कश्मीर में लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आप लोग खरीद सकते हो, तो जिसको खरीदनी हो। पहले ये था कि यस सर। हाँ, अब मैंने आई थिंक हाईलाइट भी करके भेजा होगा आप लोगों को, कल का पेपर है ना आज का पेपर है, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन है पेपर में थी न्यूज़, है ना। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब होता है कि ऐसे होटल्स वगैरह बना सकते हैं वहाँ पे। अब इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना तो अपने आप ही पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी ना तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। ऐसा होता भी है, क्योंकि लोग टेररिस्ट तभी बनते हैं, मतलब ऐसे कुछ पॉवर्टी वगैरह की कंडीशन होती है तब उस केस में। एंड सर जैसे कि ये लोग भी तो जैसे सर लाइक नॉर्मल आदमी भी सर वहां जाके जैसे होटल बना गए सर, मान लीजिए सर हम गए, या फिर लोग जैसे जैसे सर वहां बढ़ेंगे तो सर वो जो इम्बैलेंस है सर, चीजें जो इम्बैलेंस है सर वो भी तो प्रॉपर ही हो जाएंगी, बिल्कुल, लाइक सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो चीज़ें बेनिफिट देंगी आगे जाके, है ना, और ऐसा होना भी अच्छी बात है। तो ये तो हो गया। अगला है नेम चेंज। अब नेम चेंज जैसे आजकल आपने देखा होगा, नेम चेंज करने का बड़ा सिस्टम चल रहा है। स्टेट का तो नेम चेंज खैर नहीं हो रहा, बट सिटीज़ का, छोटे मोटे एरियाज का उनका नेम चेंज हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे नेम चेंज करने का पर्पज़ क्या होता है और क्या प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी सी यहाँ पे दी गई है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीखना है, बाकी फिर आपको समझाएंगे कि और दिक्कतें क्या क्या होती हैं नेम चेंज करने से। तो देखिए नेम चेंज में क्या हो रहा है। द नेम्स of some states and union territories have also been changed. The United Provinces were the first state to have a new name. अब देखो ये पुराने टाइम की बताना चाह रहा है कि पहले यूपी को हम लोग जानते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से। किस नाम से जाएंगे, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से। इट वॉज रीनेम्ड उत्तर प्रदेश इन 1950। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम कब मिला, 1950 में। इन 1969 मद्रास वॉज रीनेम्ड तमिलनाडु, ठीक है, पहले मद्रास नाम था, अभी तमिलनाडु नाम हो गया उसका। Similarly, in 1973, Mysore was renamed Karnataka. मैसूर का नाम हो गया कर्नाटका। In the same year, Lakkadevi Minikoy Amini Devi Island was renamed Lakshadweep. इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया कब, 1973 में। And 1982, the Union Territory of Delhi was redesignated as the National Capital Territory of Delhi. और इसको हमने एक तरीके से नाम इसका चेंज कर दिया, जिसे हम लोग NCR रीजन भी बोलते हैं। विदाउट बीइंग कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ ए फुल फ्लेज स्टेट, और ये एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है दिल्ली, ध्यान रखिएगा। बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ये एक आधी का स्टेट मान लो, क्योंकि CM और PM दोनों का पावर होती है यहाँ पे। इन 2006 उत्तरांचल वॉज रीनेम्ड उत्तराखंड। तो 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। इन द सेम ईयर पौंडीचेरी रीनेम्ड पुद्दुचेरी। अब मेरे को इसका समझ में नहीं आता आज तक ज़िंदगी में कि ये पुद्दुचेरी पौंडीचेरी क्यों कर रहे हैं, एक ही तो बात है, कुछ चेंज दिख रहा है आपको? पौंडीचेरी पुद्दुचेरी थोड़ा बहुत अंतर है, चेरी हटा नहीं रहे, पौंडी और पुद्दू कर रहे हैं इसको, पता नहीं कुछ लॉजिक होगा। पढ़ेंगे इसके बारे में ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी हमको इसकी कि क्यों है ऐसा। ऐसे ही उड़ीसा का है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, उड़ीसा हो रहा था पहले, अभी उड़ीसा कर दिया, ठीक है। ये हाँ मैं बता दूं आप, हाँ किसी को मालूम है बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ, इसमें पर पता है एक पौंडी और एक पोंडू में चेंज है ना, चेरी तो सेम है। यही वही बोला मैंने भी, ठीक है। हाँ, वही है। ऐसे देखिए उड़ीसा और उड़ीसा में जो है ना ये लोकल टर्म्स हैं वहाँ की, ठीक है। जैसे कि वहाँ का लोकल टर्म है उसको उड़ीसा बोलते हैं, तो उड़ीसा हम लोग बोल रहे थे तो इसलिए हमने इसको चेंज किया। तो ये कुछ लोकल टर्म्स हैं जिसकी वजह से यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसे कोई लॉजिक, खास बड़ा लॉजिक नहीं है, बस लोगों के सेंटीमेंट को भुनाया जा रहा है, ठीक है ना। लोगों को सेंटीमेंट को भुला के वो लोग वोट ले लेते हैं, इसके लिए सारी सारी चीज़ें की जाती हैं। इनकी स्टोरी है, वो स्टोरी हम लोग सुनेंगे आराम से। अब ये टेरिटरीज ऑफ इंडिया में इसकी देखो सारी सारी वो दिए हुए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम। तो बस यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे
दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव, ये 3 और 4 नंबर पे लिखे हुए इनको मर्ज कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है, स्टेट्स वही है। अगला देखो, अब ये बोल रहा है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसाम अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, यानी आसाम की बाउंड्रीज को चेंज किया गया था। ऐसे ही आंध्रा एक्ट, आंध्रा के अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर। अब ये क्या करना, आप इसको आराम से रीडिंग करना एक दिन, है ना, फिर पढ़ाएंगे। ये बॉक्स वाली चीज़ें हैं, हालांकि चैप्टर तो खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट होते हैं, हालांकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, बट एक बार आप पहले रीडिंग करेंगे इन चीज़ों की, ठीक है ना। हम लोग इनको एक साथ नहीं करेंगे, टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि ये है रटने वाली चीज़ें और ये बहुत सारी हैं, दिख रही है आपको, ख़त्म ही नहीं हो रही, अब ख़त्म हो जाके। तो ये हम लोग अलग से करेंगे, टुकड़े में एक एक करके याद करेंगे, एक एक करके, ठीक है ना। ये अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं, हर एक्ट की कहानी की उस एक्ट में क्या हुआ, जो हमें इतनी जरूरत है नहीं। अगला चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। तो नागरिकता, कैसे आप भारतीय नागरिक बनते हो और कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है और क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग 6 चैप्टर पे आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ भी है, 10 तारीख तक पॉसिबल है कि हम लोग 10 चैप्टर कर लें। तो जो 15 को चैप्टर को, जो 15 को आपको टेस्ट होगा ना, उसमें 10 चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ जी, समझ में आ रही है बात। और अपना टारगेट भी है, हाँ हमारा टारगेट भी है जनवरी में ये ख़त्म कर देना है पॉलिटी पूरी की पूरी, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी अलर्ट रहिएगा, मेहनत बढ़ा देनी है। सिटीजनशिप में देखिए क्या होता है, किस तरीके से नागरिकता मिलती है। तो ऊपर वाली कहानी बिल्कुल काम की नहीं है, तो बताना चाह रहा है कि स्टेट दो तरीके की होती है। जो इंडियन होते हैं वो सिटीजन कहलाते हैं, जो इंडियन मतलब जो सिटीजन नहीं होते वो एलियन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर दिया है सिटीजन और एलियन। एलियन बेसिकली वो है जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, है ना, इतनी सी बात है। जिनको हम लोग एलियन बोलते हैं ना, बेसिकली एलियन वो जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं, दूसरे कहीं जगह से आए हैं, वो एलियन कहलाते हैं। और ये पॉलिटी में भी ये वाला टर्म चलता है। इसके अलावा और भी एक डिवीजन होता है, एक होता है फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस, यानी जो दूसरी कंट्री वाले लोग हैं वो दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो जो दोस्त हैं वो फ्रेंडली एलियंस माने जाते हैं और जो दुश्मन है वो एनिमी एलियंस माने जाते हैं। अब एनिमी किसको मानेंगे हम लोग, ऐसा थोड़ा ना कि हर टाइम हर कोई दुश्मन है, नहीं। एनिमी सिर्फ वो होते हैं जिनके साथ हमारी वॉर चल रही हो उस पर्टिकुलर टाइम में। एनिमी एलियंस ऑन द अदर हैंड आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया, मतलब वो सारी कंट्री जो इंडिया के साथ वॉर लड़ रही है ना, तभी वो दुश्मन है, अदरवाइज वो मित्र है, मतलब फ्रेंड है, ठीक है। दे enjoy lesser rights than the friendly aliens. Example, they do not enjoy protection against arrest and detention. अब जो लोग हमारे एनिमी होते हैं उनको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है और डिटेन मतलब वही जेल में डाल सकते हैं, उनको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 में जो लिखा हुआ है ना कि किसी को भी बिना किसी क्राइम के या फिर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के पकड़ नहीं सकते, जेल में डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। कब, जब कोई ऐसा सिटीजन हो जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता हो और उसके साथ वॉर चल रही हो हमारी। तो हमें ऐसा लग सकता है ना कि वो हो सकता है कि इंडिया की इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे पहुँचा रहा हो, कोई सोर्स हो उसके पास, तो उस केस में हम लोग उसको जेल में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द फॉलोइंग राइट एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कौन कौन से पावर मिली हुई है, प्रिविलेज मिले हुए हैं, एंड डिनाई द सेम टू एलियंस, लेकिन उनको नहीं मिलते जो एलियन मतलब दूसरी कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। तो क्या क्या राइट्स हैं इंडियन लोगों को, वो देखिए। पहली चीज़ देखिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आर्टिकल 15 है जो इनको मिलेगा, एलियंस को नहीं मिलेगा। अगला है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब इंडियन को ही मिलेगी, बाहर वाले लोगों को नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि कल को IAS बन गया कोई ब्रिटेन का आदमी, ऐसा नहीं होगा। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट एंड प्रोफेशन। सो फ्रीडम जो है ना बोलने की, असेंबली बनाने की, मीटिंग करने की, ठीक है, ऑक्यूपेशन करने की, वो सभी को नहीं मिलेगी, वो किनको मिलेगी, सिटीजन्स को मिलेगी। अगला देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर का कोई सिटीजन आए इंडिया में अपना स्कूल खोले और कुछ पढ़ा रहा है, तो वो भी नहीं करने देंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ के लिए इंडियन हो जाना जरूरी है। यानी इंडिया में कुछ करना है तो थोड़ा
इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ कर रहा है तो इंडियन होना चाहिए, या फिर वो किसी इंडियन के साथ मिलकर काम करे उस केस में। ऐसा इसलिए बस सेफ्टी की पर्पज से है ना, इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से ऐसा किया जाता है। अगला है राइट टू वोट। तो ये तो हमको मालूम है, वोट देने का राइट सिर्फ किनको होगा, इंडियन सिटीजन को होगा, बाहर वाले लोगों को वोट देने का राइट नहीं होगा। और वोटिंग में कहाँ कहाँ पे, लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर, विधानसभा जैसे हम लोग बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, वोट देने का राइट ही नहीं तो भाई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो इंसान, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मालूम पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भी इलेक्शन लड़ रहा है और इंडिया से भी, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपने यहाँ पे मतलब इलॉजिकल सी बातें हो जाएंगी ये वाली, तो मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो यहाँ पे ना तो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं और ना ही वोटिंग का राइट उनके पास होता है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज, सुप्रीम कोर्ट, ये भी सिर्फ इंडियन ही बनेंगे, बाहर के लोग नहीं होंगे दूसरी कंट्री के। Along with the above right, the citizen also owns certain duties toward the Indian state. For example, paying tax. अब देखो इंडियन ही लोग टैक्स भी पे करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्री के लोग टैक्स पे करेंगे इंडिया के अंदर। Respecting the national flag, national anthem, defending the country and so on. मतलब वही देश के लिए अखंडता एकता की रक्षा करनी है आपको, और किसी भी तरीके से कोई देश को बुरा बोल रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट रिएक्ट तो करना ही है, और अपने जो भी नेशनल सिम्बल्स हैं, फ्लैग है, एंथम है, उनको रेस्पेक्ट देनी है। तभी आप, ये आपकी ड्यूटीज एक तरीके से है, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या बोलते हैं इनको, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब ये तो सब कुछ होगी कहानी। अब बोलना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि 1 से लेके 4 आर्टिकल तो क्या बताते हैं, इंडिया की स्टेट्स, उसकी एरियाज के बारे में बताता है हम लोगों को। तो 1 से 4 तो काम पूरा हो गया। अगला है 5 से 11। आर्टिकल 5 to 11 जितना भी कुछ लिखे हुए हैं आर्टिकल में, वो लिखे हुए हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो देखिए, ये याद रखनी लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट सेकेंड। यानी सेकेंड पार्ट में, पहले तो देश के बारे में पढ़ लिया हमने पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सिटीजनशिप के बारे में। हाउएवर इट कंटेन नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलैबोरेटेड प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। It only identifies the person who became citizen of India and its commencement on January 26, 1950. It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement. कहने का मतलब ये है कि एक बार यानी 26 जनवरी 1950 में जो लोग थे इंडियन सिटीजन, वो तो हैं ही, उसके बाद लोग जो आए हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, उसके बाद कुछ लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है, उनके बारे में भी ये कुछ नहीं बताता है, ठीक है। इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, रूल बना सकती है, फिर कोई नया प्रोविजन लेके आना है तो वो लेके आएगी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। मतलब याद करने वाली चीज़ भी कुछ भी नहीं है, फालतू रामायण चल रही है। अकॉर्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ हैज़ इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। बस अब ये ध्यान रखना है, पार्लियामेंट ने जो एक्ट इनेक्ट मतलब बनाया था, ठीक है, वो कौन सा है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, और इसी को हमने समय समय पर जब भी हमको ज़रूरत महसूस हुई हमने इसमें चेंजेस किए, ठीक है। तो टाइम पे इसी एक्ट को चेंज किया गया है। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 which has been amended from time to time। इसका मतलब यही है कि अलग अलग समय पर इसी को चेंज किया गया। According to the Constitution, the following 4 categories of person become the citizen of India at its commencement। अब ये पहली बात क्या बोलना चाह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग थे जो इंडियन सिटीजन बन गए, ठीक है। क्या बताना चाह रहा है, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग हैं जो इंडियन सिटीजन बन गए हैं। हाँ जी, तो ये इंग्लिश मीडियम की क्लास चल रही है ना, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन से बने, वो यहाँ पे डिटेल दी गई है। देखिए इसमें, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया and
ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस। कहने वाली बात यह है कि जिसके पास भारत का, यानी वो जो इंसान जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर इफ ही वॉज बोर्न इन इंडिया और इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बोर्न इन इंडिया। पहली बात, या तो खुद पैदा हुआ हो इंडिया में या फिर उसके पापा मम्मी में से कोई, ठीक है, पेरेंट जो है वो इंडियन बॉर्न हो, और इफ ही हैज बीन ordinary resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution became a citizen of India। या फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले 5 सालों से वो लोग सामान्य तौर पर, यानी ऐसा नहीं हो कि नंबर 2 से इंडिया में आए हों, नॉर्मल तरीके से इंडिया के में रह रहे हो और वो नंबर 1 में इंडिया में आए हो, ठीक है, तो वो लोग क्या बन सकते हैं, वो बन सकते हैं इंडियन सिटीजन। ठीक है, बात क्लियर। दूसरा है अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, एंड ऑल्सो अनडिवाइडेड इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 2 कंडीशंस। और इन दोनों में से कोई सी भी एक, 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता हो। क्या बोला हुआ है कंडीशन में, क्या है, जब इंडिया अनडिवाइडेड थी तब वो इंडियन सिटीजन हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ के बॉर्न हो, अनडिवाइडेड इंडिया के, तो भी वो क्या बन सकता है, इंडियन सिटीजन बन सकता है। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948 he had been ordinary resident in India since the date of his migration, or in case he migrated to India on or after July 1948 he had been registered as a citizen of India। अब वो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि कोई हो सकता है कि 1947 में चला गया हो, ठीक है, माइग्रेट कर गया हो और फिर दोबारा आने की कोशिश कर रहा हो इंडिया में, ठीक है। 1948 ही क्यों, क्योंकि देखो 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, अलग से कंट्री बनी, है ना, पाकिस्तान, तो एक डेट डिसाइड की गई थी, वो डेट कौन सी थी, 19 जुलाई। इस डेट को हम लोगों ने एक तरीके से लैंडमार्क माना कि इससे पहले कोई माइग्रेट किया हुआ हो और फिर दोबारा आ गया हो, या फिर इससे पहले भी कोई मूवमेंट किया है और फिर आ गया है और फिर वो चाहता है कि इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए तो उसको मिल सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस केस में भी इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। ये कुछ तरीके हैं जिससे किसी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से, और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948 he had been registered as a citizen of India, but a person could be so registered only if he had been resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा रेजिडेंट बनने के लिए इंडिया का, तो उससे 6 महीने पहले तक वो लगातार इंडिया में रह रहा हो, तब भी वो एप्लीकेशन लगा सकता है इंडियन सिटीजन बनने के लिए। यानी एप्लीकेशन लगाने से पहले 6 महीने से वो लगातार कहाँ रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, तभी वो एप्लीकेशन लगा पाएगा इंडियन सिटीजन बनने के लिए। ईजी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, 2-3 बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगी आपको। अभी तक कुछ कठिन है ही नहीं, अभी तो बस बता रहा है ये है कि कौन कौन लोग हैं जो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। अगली चीज़ पर आइए, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया after March 1, 1947 but later returned to India for resettlement could become an Indian citizen। For this he had to be resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration। अगेन वही है, कोई इंसान 1 मार्च 1947 से पहले या फिर इसके आसपास पाकिस्तान चला गया हो, फिर बाद में लौट कर आ गया हो, ठीक है, और इंडियन सिटीजन बनना चाह रहा हो तो बन सकता है। बस क्या चाहिए उसके लिए, एप्लीकेशन लगाने से पहले 6 महीने से लगातार वो इंडिया में रह रहा हो, तो उसका सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ देखो,
A person who or any of whose parent or grandparent was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen if he has been registered a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the Constitution. Thus, this provision covers the overseas Indians who may want to acquire Indian citizenship. अब ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी बात कैसे, मतलब बहुत अच्छी भी चीज़ है कैसे है कि कोई भी इंडियन जिसके पापा मम्मी दादा दादी कोई भी इंडियन रहे हो, अनडिवाइडेड इंडिया के रेजिडेंट रहे हो, और चाहे भले ही उसका खुद का जन्म कहीं बाहर हुआ हो, ठीक है, लेकिन तब भी वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है अगर वो चाहे तो। और उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे और बता दे कौन कौन इंसान, मतलब कौन कौन थे उसके फैमिली मेम्बर जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, तो उसको भी इसमें सिटीजनशिप मिल जाएगी। और ऐसा हम लोगों ने मोस्टली इसलिए किया है कि जो भी ओवरसीज़ जो दूसरी कंट्रीज में लोग रहते हैं और वो इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं तो उनको इसमें दिक्कत ना आए, आराम से उनको सिटीजनशिप मिल जाए, उसके लिए ये वाला प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, अगला बोल रहे हैं टू सम अप, पूरा अगर हम कंबाइन करें, दीज प्रोविजन डील विद द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, ये प्रोविजन उनके लिए हैं जो इंडिया का सिटीजन है। पर्सन माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए हैं, प्रोविजन करते हैं। और पर्सन माइग्रेट टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, जो पहले तो पाकिस्तान चले गए बट बाद में लौट कर आ गए। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और ऐसे लोग जो इंडिया ओरिजिन के हैं बट बाहर कहीं रह रहे हैं, तो उन सभी लोगों को इन तरीक़ों से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू सिटीजनशिप आर एज फॉलोज, इसके अलावा कौन कौन से प्रोविजन हैं जिसके थ्रू कोई भी इंसान किस तरीके से इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा फिर रह सकता है, दोनों चीज़ें हैं। पहला बन करके पढ़ते हैं। पहला, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और टू बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वॉज वॉलंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर फॉरेन स्टेट। कहने का मतलब ये है, हमारी कंट्री की सिटीजनशिप होते हुए अगर किसी इंसान ने दूसरी कंट्री सिटीजनशिप ले ली तो उसकी अपने आप ही इंडिया वाली सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, खराब मतलब बंद मानी जाएगी कि अब वो इंडियन सिटीजन नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में सिंगल पर्सन सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है। इंडिया में सिंगल पर्सन यानी एक पर्सन के पास एट ए टाइम एक ही सिटीजनशिप होगी, दो सिटीजनशिप नहीं हो सकती उसके पास। ठीक है, फिर डिस्प्यूट अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, स्पेशल केसेस हर जगह होते हैं, उनको हम लोग अलग से डील करेंगे बट नॉर्मली नहीं होगा। दूसरा, every person who is or in deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by parliament। इसके अलावा कोई भी पर्सन तब तक ही इंडियन सिटीजन रहेगा जब तक के लिए उसको बोला गया कि वो इंडियन है या फिर उसके अगेंस्ट लॉ नहीं बने गए। बाकी लॉ के थ्रू यानी कोई भी लॉ बनाकर किसी भी इंसान को इंडियन सिटीजन होने से हटाया जा सकता है। नहीं, वो बोल देंगे कि भैया आज से तुम सिटीजन नहीं हो, प्रोविजन उसमें बोल सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ उनके लिए है जो दूसरी जगह से आए हैं। लेकिन अगर कोई इंडिया में ही बॉर्न हुआ है ना, उसके लिए उसकी कभी भी सिटीजनशिप ख़त्म नहीं कर सकते। जो इंडिया में ही बॉर्न है, पेरेंट भी इंडिया में ही है, उसकी सिटीजनशिप कैसे भी ख़त्म नहीं की जा सकती। अगला है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो किसी की भी सिटीजनशिप दे दे, हटा दे, ख़त्म कर दे, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दे, वो सब कुछ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल हमारा डिस्क्रिप्शन। अभी तो बहुत ईजी चल रहा है चीज़ें, थोड़ी अभी घुमावदार चीज़ें आएंगी यहाँ पे आगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी में बार बार चेंजेस करके चीज़ों को बदला गया है। तो देखिए, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये जो एक्ट है 1955 का सिटीजनशिप का, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट 1955
also provided for the Commonwealth citizenship, but this provision was repealed by the Citizenship Amendment Act 2003. ये कॉमनवेल्थ वही कॉमनवेल्थ है जिसके लिए पहले बोला गया था कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस होने के बाद कॉमनवेल्थ का मेंबर बना होना एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। तो उसी की मेंबरशिप की बात कर रहा है ये, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया कब, 2003 में। अब आगे देखिए एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हम लोग किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5 तरीके बताए गए हैं 1955 के एक्ट के अंदर कि कैसे कैसे सिटीजनशिप ली जा सकती है। तो देखिए, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 5 वे ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या होता है, पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर कोई इंडिया में बॉर्न हुआ तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंडिया के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके फादर मदर में से कोई इंडियन है तो बाय डिसेंट उसको मिल जाएगा। कोई कहीं पे भी पैदा हुआ हो लेकिन वो इंडिया में यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो फॉर्म भरेगा, उसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। दूसरा है नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें थोड़ा सा पंगा है, ठीक है। मानो कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से किसी को दे देती है सिटीजनशिप, किसी महान इंसान को या फिर कोई अच्छे लोगों को, तो उसे नेचुरलाइजेशन बोल सकते हैं। अगला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इसका मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है वो इंडिया में मर्ज हो गया है, तो जब कोई पर्टिकुलर एरिया इंडिया में मर्ज होगा तो जितने भी उस टेरिटरी के लोग होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनको भी क्या मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब 1 बाय 1 करके हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला है बाई बर्थ। अ पर्सन इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, मतलब बॉर्न हो रहा है या तो 26 जनवरी 1950 से पहले, इसके बाद, बट बिफोर जुलाई 1, 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले, इज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट। चाहे पापा मम्मी कहीं के भी हो, अगर बच्चा इंडिया में पैदा हुआ तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके पापा मम्मी ही बोलेंगे कि हमें इंडियन चाहिए सिटीजनशिप, नहीं तो अगर उनको लग रहा है कि नहीं भाई हम तो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब वो अक्वायर कर सकता है अगर करना चाहे तो इसे बोलते हैं बाई बर्थ। अगला है पर्सन बॉर्न। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं कोई? हाँ सर, मैं सर एक फुटबॉलर है, एटीके मोहन बागान का खेलता है। तो सर वो न्यूजीलैंड का फिजी में बर्थ हुआ था उसका। तो सर इंडियन नेशनल एंथम क्यों गाता है? गा सकता है, उसमें क्या है, नेशनल एंथम गाने में क्या है? वो तो आइन का विरोध है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं के भी इंसान कोई सा भी नेशनल एंथम गा सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेशनल एंथम का कोई इशू नहीं है, वो तो अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, वो कोई इशू नहीं है उसमें। तो हम बात करें सिटीजनशिप की, मतलब पासपोर्ट। देखो सिटीजन का होता है पासपोर्ट कहाँ का मिलेगा उसको, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में, और लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले कोई पैदा हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987 इज कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अगर इसके बाद 1 जुलाई 1987 यानी 1987 के बाद कोई बॉर्न हुआ है, तब उस केस में सिर्फ उसको तभी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी जब उसके पापा मम्मी में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो उस टाइम जब वो बर्थ हुई थी उसकी। फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, 2004 are considered citizen of India only if both of their parents are citizen of India or one of whose parent is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of their birth। अब अगला उसने क्राइटेरिया क्या कर दिया कि अगर मान लीजिए कोई 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद इंडिया में पैदा हुआ है, तो उस केस में उसके पापा मम्मी जो है ना, दोनों ही या तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर पापा मम्मी दोनों इंडियन सिटीजन नहीं है तो उनमें से कोई एक इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तब उस केस में उसको क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी।
इसके अलावा द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ। अब ये ध्यान रखना कि जो लोग इंडिया में नौकरी करते हैं, दूसरी कंट्री के लोग और कुछ एनिमी कंट्री के लोग, इनको सिटीजनशिप मिल तो सकती है लेकिन बाई बर्थ वाली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और भी कई तरीके की सिटीजनशिप होगी, वो हम दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाई बर्थ वाली सिटीजनशिप इनको नहीं मिलेगी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगला है बाई डिसेंट। A person born outside India on or after 26 January 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent in his father was a citizen of India at the time of his birth। यानी अगर पापा इंडियन हो तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है पर्सन born outside India on or after December 10, 1992 is considered a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of birth। अब इधर मतलब कोई पापा मम्मी से कोई भी एक, तो सीधी सी बात यार पापा हैं तो वो भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला पापा के मम्मी को भी लो, तो उन्होंने बोला यार पापा मम्मी से कोई भी एक है तब भी वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। तो हाँ ये बात तो है कि कोई सा भी एक हो बन जाएगा। आगे भी बोल देगा कि भाई कोई भी हो, और दूसरा क्या हो, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलीगल होगा ना तो वो वाली बात अलग हो जाती है। आगे देखिए, December 3, 2004 onwards a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period। यानी 1 साल के बाद अगर वो आता है। An application for the registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing from the parent of such minor child that he or she should not hold the passport of any other country। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसको है ना बाई डिसेंट तो नहीं मिल पाएगी इंडिया की सिटीजनशिप, लेकिन वो कैसे इंडियन की सिटीजनशिप ले सकता है कि साल के जैसे ही बॉर्न हुआ उसके बाद 1 साल के अंदर या फिर 1 साल के बाद अगर वो आता है इंडिया में, तो उसके पापा मम्मी को एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि ये बच्चा इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है और साथ ही साथ उसके पास किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, बस इंडियन पासपोर्ट ही चाहिए और इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है। तो हाँ ये पॉसिबल है इस तरीके से कि वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा, है ना। और वैसे मिल जाती सिटीजनशिप, है ना, अगर वो सही आदमी है तो मिल जाएगा, मतलब क्रिमिनल नहीं होना चाहिए तो मिल ही जाएगा सिटीजनशिप। तो Further, a minor who is citizen of India by virtue of descent and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship of or nationality of another country within 6 months of his attained full age। कहने का मतलब ये कि किसी के पास मान लो 2 पासपोर्ट हैं, 2 कंट्री की वो सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है, पासपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, तो उस केस में क्या है ना, जैसे वो बड़ा होगा ना 18 साल का होगा, उसके बाद उसको 6 मंथ्स के अंदर ही किसी एक कंट्री की जो सिटीजनशिप को ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी जाके वो इंडियन सिटीजन रह सकता है। ये तो हो गया डिसेंट वाली बात के लिए। अगला है रजिस्ट्रेशन कर। रजिस्ट्रेशन मतलब कि बस फॉर्म भरना है और इंडियन बनना चाहते हैं इसके लिए, फिर वो 6 महीने वाला क्राइटेरिया में रहेगा। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में और ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड सिटी, देखो इसमें तो क्वेश्चन नहीं आता है ना, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, उनको लगता है ना कि लोग भूल गए हैं, पढ़ते ही नहीं वाला चैप्टर, तो आता है। और क्योंकि पिछले 2 सालों में आ चुका है तो अब तो मुश्किल ही आएगा, है ना, ऐसा मेरे को मानना है। लेकिन आ क्यों सकता है, क्योंकि एनआरसी वगैरह का मुद्दा चल रहा है ना, एनआरसी एनसीसी इसके वजह से पूछ सकते हैं, तो थोड़ा देख लो। बाकी इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है चैप्टर वाला। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली। कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्सन जो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, सब सीधी सी बात यह है, वो इन तरीकों से इंडियन सिटीजन बन सकता है। पहला, अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी एप्लीकेशन लगाने से पहले 7 साल तक वो इंडियन सिटीजन हो, यानी इंडिया में रह रहा हो। अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो रेजिडेंट हो किसी भी कंट्री का, या फिर वो इंडिया में रहता हो जो अनडिवाइडेड इंडिया है ना, इंडिया और पाकिस्तान जब एक ही है तब वो रहा हो, तो वो वापस आके क्या कर सकता है, बोल सकता है कि भैया हमको सिटीजनशिप चाहिए,
ठीक है, तो बन जाएगी इसको। अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई इंडियन से मैरिज कर लो और 7 साल तक यहाँ पे रह रहे हो तो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर किसी के माइनर यानी क्या होता है नाबालिग, जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो सिटीजन किसी इंडियन सिटीजन के पर्सन बच्चे होंगे ना तो उनको मिल जाता है आराम से। अ पर्सन हु ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई बड़ा लड़का भी है बट उसके पापा मम्मी इंडियन सिटीजन है तो उसके बेटे को भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। तो ध्यान रखना कि बच्चा भी बड़ा है, पापा मम्मी भी हैं, 5 सालों से रह रहे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन लगाओगे ना तो उससे पहले लगातार 7 महीने 12 महीने, ठीक है, 12 महीने का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि वो लगातार इंडिया में रह रहा हो 12 महीनों से। ऐसा नहीं कि बीच में चला गया हो फिर आ गया हो, 12 महीने लगातार इंडिया में रहना चाहिए, तब वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। अगला है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैव बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगेन वही है कि फुल है, 5 years से रह रहे हैं और एप्लीकेशन से पहले 12 महीने तक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी 12 महीने रह रहा हो। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन ओरिजिन if he or either of his parents was born in under India or in such other territories which become part of India after August 15, 1945। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पेरेंट है जो 15 अगस्त 1943 के, ठीक है, टाइम इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडिया में बॉर्न हुए हो या फिर वो मतलब इंडिया की सिटीजनशिप रखते हो तो उनको भी, उनके बच्चों को भी क्या बन सकती है, इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है, ये सब कुछ है। तो बस इतना ही करेंगे आज, है ना, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है मेरे को ही, थोड़ी एनर्जी नहीं आ रही है, तो इतना ही रखते हैं। इतना पढ़ो आप, लर्न करो, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तो कुछ पूछना तो बताइए। हाँ वेलकम, इतना ही करते हैं, इतने में कोई पूछना है कुछ चीज़ तो पूछ लीजिए, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली है कल मॉर्निंग है, कल सैटरडे है, कल तो क्या है, वेंसडे है ना कल, तो कल देखो कल एक मॉर्निंग में क्लास लगा देते हैं, मॉर्निंग में तो क्लास है ही, और कल एक दोपहर में क्लास लगा दें, क्या करनी है क्लास? ठीक है, तो ये कुछ दोपहर में देखते हैं ना, 3 साढ़े 3 के आसपास रख लें, 3 साढ़े 3 के आसपास। नहीं नो सर, ओके ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली रखते हैं, जो चल रहा है ना वही चलता है, चलने देते हैं, ठीक है सर रख लीजिए सर। नहीं सोच तो रहते, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज में होंगे, ठीक है, तो ऐसा करेंगे नाइट में सोचेंगे कुछ, है ना, कुछ सोच लेंगे थोड़ा बहुत। सर करंट पढ़ा दीजिएगा सर, अक्टूबर का करंट रिवाइज करा दीजिएगा कल, ऐसे नॉर्मली। अक्टूबर करंट रिवाइज कराएंगे नहीं, पहले तो नवंबर का कंप्लीट कराएंगे, अभी नवंबर का बाकी है। तो ठीक है सर, नवंबर का ही करा लीजिएगा। करंट तो मॉर्निंग में कराएंगे ना, मॉर्निंग की क्लास में कराएंगे, ठीक है सर। ठीक है, चलो एक देखेंगे, क्लास एक बनेगी ना अरेंज, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ग्रुप पर, ठीक है, उसमें करा देंगे, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, ओके मीटिंग एंड करते हैं ना, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं। थोड़ी शायद मेरे को थकान सी हो रही है ना, इस वजह से प्रॉपर इफिशिएंसी नहीं आ रही है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।